90.4 रेडियो 7 पर मैं हूँ शिल्पी। एक करियर होता है जिसके लिए हम जी जान लगा देते हैं। पहले तो करियर चूज करने में, सेलेक्ट करने में और फिर उस करियर में आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए। और इसीलिए ये कार्यक्रम हमने शुरू किया है जिसका नाम है करियर कॉलिंग। इसमें बहुत सारे एपिसोड्स में हम कई करियर के बारे में, कई करियर ऑप्शंस के बारे में जान चुके हैं। और इसी तरह हम बहुत सारे एक्सपर्ट्स को इन्वाइट करते हैं हमारे स्टूडियो में डिफरेंट करियर ऑप्शंस के बारे में बताने के लिए, फील्ड्स के बारे में बताने के लिए, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या ग्रोथ है, क्या स्कोप है। ये सारी बातें आपको पता चलती हैं इस कार्यक्रम में जिसका नाम है करियर कॉलिंग। तो आपका फिर से स्वागत करती हूँ करियर कॉलिंग इस कार्यक्रम में। मैं हूँ शिल्पी और हमारे साथ आज की जो एक्सपर्ट हैं वो हैं डॉक्टर हिमांगिनी राठौर, जो डायरेक्टर स्कूल ऑफ बिहेवियरल साइंसेज हैं, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं। वो डायरेक्टर हैं स्कूल ऑफ बिहेवियरल साइंसेज इन द IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू मैम। तो आज हम कौन से करियर ऑप्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आप डायरेक्टर ऑफ बिहेवियरल साइंसेज का जो स्कूल है उसकी डायरेक्टर हैं, तो ऑब्वियसली हम बिहेवियरल साइंसेज बहुत सारे होते हैं। सो विच बिहेवियरल साइंस आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट? सो वी विल टॉक स्पेसिफिकली अबाउट साइकोलॉजी और साइकोलॉजी मनोविज्ञान। और साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हमारे आसपास के लोगों का क्या बिहेवियर है, किस तरीके के उनके बिहेवियर पैटर्न्स हैं। बच्चों में बहुत आपने सुना होगा कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है या वो बैठ के पढ़ नहीं पाता है। तो ये सब इश्यूज़ हैं जिनको साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट डील करता है। और मनोविज्ञान में हम आपके, अगर आपको जैसे मान लीजिए घबराहट बहुत ज़्यादा होती है या आपके ऐसा कुछ लाइफ में ऐसा कुछ इवेंट हुआ है जिससे आप रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, आप पे बहुत ही ज़्यादा बोझ लग रहा है आपको, साइकोलॉजी मनोविज्ञान ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मदद करता है इन सब चीज़ों से उभरने में और एक जिसको अपन कहते हैं एक खुशहाल जिंदगी ओवरऑल जीने में, जिसमें आपको संतुष्टि ज़्यादा हो। तो ये हम करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि आपने एज अ करियर साइकोलॉजी को क्यों चूज किया? साइकोलॉजी एज अ करियर मुझे शुरू से बहुत एक्साइटिंग लगता था, सब्जेक्ट मुझे बहुत मज़ेदार लगता था। तो जब मैंने 11th-12th में लिया, पर ज़रूरी नहीं है सब बच्चे भी 11th-12th में साइकोलॉजी ले, बट हाँ ग्रेजुएशन में जब मैं BA में इनरोल हुई तो मैंने साइकोलॉजी इसलिए सोच के लिया कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें सोचने पे मजबूर करता है। हम जो दिख रहा है उसके पीछे क्या हो रहा है, तो जैसे कहते हैं ना पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, वो वाला एक ऑप्शन था। हाँ। जो मुझे बहुत ज़्यादा मुझे उसके अंदर एक्साइटमेंट था कि ये मैं पता करूं कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो जो दिख रहा है उसके पीछे क्या हो रहा है, उसकी वजह से मैं इस फील्ड में आई। फिर मैंने MA करा। अच्छा। और MA में मेरा स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी था। अच्छा। ये भी एक फील्ड है साइकोलॉजी की और इसको अधिकतर लोग ये मानते हैं कि ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से काफ़ी जुड़ा हुआ है, पर ये अपने आप में भी एक अलग फील्ड है। और इसके अंदर हम जो भी एम्प्लॉयज होते हैं, आप कोई भी वर्क स्पेस में हैं, जैसे मान लीजिए लीडरशिप है, लीडरशिप कैसे बेटर हो सकती है, लोगों को काम करने में उत्तेजना कब होती है, क्यों होती है और कैसे लाई जाती है। आजकल आपने सुना होगा लाइफ कोचेस, करियर कोचेस जैसा फील्ड जो है, उसमें भी साइकोलॉजी का काफी रोल है, क्योंकि ये सब चीजें घूम फिर के समझने की कोशिश करती हैं कि आपके मन में क्या है। जी। और उस मन को पूरा करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वो आपको साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट मनोविज्ञान आपको मदद करता है। तो आपने कहा कि MA किया, उसके बाद? MA के बाद मैंने 5-6 साल काम करा। अच्छा। मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी जयपुर में ही, और वो उस टाइम अपना काम बढ़ा रहे थे। तो उनका जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है उसका स्ट्रक्चर और उनकी कंपनी का स्ट्रक्चर और परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम्स, ये सब मैंने जो हमारे बॉस थे उनके साथ मैंने काम करा। वहाँ मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं इंडिपेंडेंटली बहुत कुछ हैंडल कर रही थी अब काफी यंग एज पे। अच्छा। जो मौका नहीं मिलता, बट आई वाज वेरी लकी कि मुझे मौका मिला। अच्छा। एंड उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। एंड एक ऐसा फील्ड था कि आप साइकोलॉजी ऐसा फील्ड है, मैं मानती हूँ, जहाँ पे आप कोई फील्ड से रिस्ट्रिक्ट नहीं होते हो। जैसे मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में मैंने अपनी जो भी मैंने सीखा था साइकोलॉजी में उसके प्रिंसिपल्स वहाँ अप्लाई करे। अच्छा। अब हाल फिलहाल मैं एजुकेशन में हूँ, तो मैंने एजुकेशन में भी वो अप्लाई करे हैं। अच्छा। तो हर जगह साइकोलॉजी का एप्लीकेशन है। ये ऐसी फील्ड नहीं है कि अगर मुझे कोई डायग्नोसिस आता है तो मैं वही करके रुक जाऊंगी। जी। तो ये एक एडवांटेज है। मैंने 5-6 साल उनके साथ काम करा और 2011 में मैंने PhD के लिए एनरोल करा, क्योंकि मेरा बहुत मन था
कि मैं रिसर्च करूं और ऑफ कोर्स डॉक्टर का टैग भी लगता है। वो एक मतलब एक बचपन की शायद सोच थी जो मैं पूरी करना चाहती थी। मैंने पीएचडी करी अगेन लीडरशिप में, वर्क लाइफ बैलेंस। आप जानते हैं आजकल वर्क लाइफ बैलेंस का कितना इम्पोर्टेंस है। और उनके साथ मैंने ये कोशिश करा ये समझने का कि आप क्या ऐसी अपने अंदर स्ट्रेंथ हैं जिनकी वजह से हम अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को बेटर कर सकते हैं, या लीडरशिप कैसे मेरी वर्क लाइफ बैलेंस को बेटर कर सकती है। तो सिर्फ मैं प्रेशर नहीं, अधिकतर अपन मानते हैं लीडरशिप थोड़ा सा सबको डरा के रखते हैं, पर मेरा कोशिश ये था कि हम लीडरशिप को एक दूसरे नजरिए से देखें। मेरे सैंपल थोड़ा सा अलग था। मैंने पुलिस सर्विसेज पे करा। तो क्योंकि ये ऐसी सर्विस है, मुझे लगता है कि लोग ज्यादा इनको क्रेडिट नहीं देते। बहुत मुश्किल जगह है इन लोगों के लिए काम करना। आप सभी जानते हैं, अपन बस कह देते हैं कि पुलिस वालों का तो क्या है, बट अगर आप उनकी लाइफ समझने की कोशिश करो और जो पुलिस फील्ड की डिमांड है वो उन पे भी, उनकी फैमिली पे भी कहीं ना कहीं असर दिखाता ही है। और अगर ये एस्पेक्ट अपन नहीं देखेंगे या एज अ लीडर अपने जूनियर्स के बारे में नहीं देखेंगे, तो मुझे स्टडी में भी ये लगा कि हम एक बेटर लाइफ प्रोवाइड करनी चाहिए। और अगर संतुष्टि है मुझे मेरे काम से, तो मैं अपनी फैमिली से भी खुश हूँ, और अगर फैमिली से खुश हूँ तो मैं अपने काम से भी खुश हूँ। तो वही कोशिश करी थी। फिर मैंने 2016 में IIS यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी। अच्छा। एंड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में ये भी अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं एक बहुत ही अलग क्या कहते एज ग्रुप वाले बच्चों से डील कर रही थी। अच्छा। स्कूल के बच्चे अलग होते हैं और कॉलेज के बच्चे अपना जो लाइफ चाहते हैं या क्या वो सोच के आते हैं, तो उनसे भी इंटरेक्ट करना एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। और मैं अभी भी यही हूँ। and enjoying, yes, absolutely. वाह, क्या बात है। तो बहुत अच्छी जर्नी रही है। तो आप बहुत ही खुश होंगी साइकोलॉजी एज अ करियर ऑप्शन चुन के। बिल्कुल, मतलब मेरे को जब भी बोलने का मौका लगता है साइकोलॉजी का, तो मैं बहुत ही खुश होती हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी आप देखो 1998 से मैं इस फील्ड में इन्वॉल्व हूँ और मैंने बहुत अलग अलग रोल्स में इस फील्ड को एक्सपीरियंस करा है। लकी रही हूँ मैं इस मामले में। तो इसलिए मेरा एक्साइटमेंट ज्यादा रहता है कि मुझे नहीं लगता कि साइकोलॉजी आपको कुछ कहीं रोकता है। आपको हमेशा अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलता है, और वो इवेंचुअली मुझे ऐसा लगता है कि आखिरकार आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ सीखा है। तो एक सेटिस्फैक्शन रहता है। अच्छा, अगर कोई भी स्टूडेंट साइकोलॉजी एज एन ऑप्शन चूज करना चाहे, तो उसे जैसे मान लीजिए कि वो 11th 12th में नहीं चुन पाया, तो उसके बाद BA एक ऑप्शन होता है, तो क्या उसे ऐसा लगता है कि जैसे कि आप कॉमर्स अगर आप 11th 12th में नहीं पढ़ो तो आप ग्रेजुएशन में यू वुड नॉट बी एबल टू हैंडल इट, बिकॉज आपको अकाउंट्स नहीं आएंगे, आपको इकोनॉमिक्स नहीं आएगा, उसका बेसिक नहीं पता होगा। तो क्या साइकोलॉजी के साथ भी ऐसा ही है? नहीं, साइकोलॉजी के साथ ऐसा नहीं है। इनफैक्ट साइकोलॉजी में जैसे आप बड़े होते जाते हो, अगर आप बेसिक बुक भी वापस पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि कुछ एक नया आपने अपने लाइफ एक्सपीरियंस के साथ सीखा है। तो ऐसे ही मैं मानती हूँ कि अगर आप 11th 12th में, हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी जो IIS यूनिवर्सिटी में है, वहाँ पे हमारे पास आप मानोगे अबाउट 50% बच्चे ऐसे आते हैं जिनको इंटरेस्ट है साइकोलॉजी में, बट 11th 12th में उनके पास साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट नहीं था। अच्छा। और वो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि वो एक अपनी इच्छा लेकर आते हैं कि उन्हें कुछ नया सीखना है। तो ऐसी कोई रोक टोक नहीं है, बहुत क्यूरियस होते हैं। तो हमारे पास साइंस बैकग्राउंड से भी बच्चे आते हैं, और जो लेटर से नीट या MBBS MD BDS के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, वो बच्चे भी आते हैं। उनके लिए साइकोलॉजी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और हमारे पास कॉमर्स बैकग्राउंड से भी बहुत बच्चे आते हैं, एंड ऑफ कोर्स आर्ट्स वाले बच्चे तो आते ही हैं। अच्छा, और ये जो साइकोलॉजी के जो 3 साल होते हैं आपके पास, बच्चे आपके पास होते हैं, तो उन 3 सालों में क्या केवल किताबी ज्ञान, जो साइकोलॉजी में बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, बहुत सारा, मतलब लोग समझते हैं कि अच्छा ठीक है आर्ट्स का सब्जेक्ट है, इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत सारी थ्योरीज और बहुत सारे प्रैक्टिकल्स और आपको केस स्टडीज एंड व्हाट नॉट, ये सब करना होता है। तो इन 3 साल में आप बच्चे को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं? अब एक थोड़ा सा चेंज हो गया है। 3 साल की जगह नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है। अच्छा। और IIS में जहाँ मैं पढ़ाती हूँ, वहाँ पर हम इसको 4 ईयर कोर्स एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम 4 ईयर कोर्स पे ले आए हैं। अच्छा। और 4 ईयर कोर्स का इम्पोर्टेंस ये है आज की डेट में कि मैं बहुत कुछ पढ़ सकती हूँ। अच्छा। तो मैं साइकोलॉजी को
पहले था कि सिर्फ सोशियोलॉजी या इंग्लिश के साथ, अब मैं साइकोलॉजी को होम साइंस किसी भी फील्ड के साथ पढ़ के और मैं उसका एप्लीकेशन उस फील्ड में देख सकती हूँ। अच्छा। तो ये एक एडवांटेज है और ये हमने लास्ट ईयर ही शुरू कर दिया था। अच्छा। तो बच्चों को 4 साल मिलते हैं। अच्छा। और वो 3 साल पे भी छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट 4 साल का अपना इम्पोर्टेंस है। और आपने जैसे कहा कि इंटर्नशिप है या कुछ सीखने को मिलता है, तो हमारे हर पेपर में हम एक थ्योरी पार्ट पढ़ा रहे हैं जिसमें हम बता रहे हैं कि भाई आप कैसे अपना या ह्यूमन बिहेवियर को समझ सकते हैं। और एक दूसरा पेपर हम और पढ़ाते हैं साथ में, जहां हम ये समझाते हैं बच्चों को कि आप ये जो बिहेवियर में चेंज है या आप सिम्टम्स देख रहे हो जो थ्योरी में हम पढ़ा रहे हैं, उसको कैसे मेजर करा जाता है। अच्छा। तो एक साइंस भी है साइकोलॉजी में, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं। तो जो साइंस का पार्ट है वो हम प्रैक्टिकल के थ्रू बच्चों को समझाते हैं। बच्चों के पास फील्ड ट्रिप के बहुत ऑप्शंस होते हैं। फील्ड ट्रिप में हम उन्हें कई जगह ले जाते हैं जहाँ पे उनको समझने का मिलता है। जैसे मान लीजिए इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी है, इन्वायरमेंट का, क्लाइमेट चेंज का मेरे साइकोलॉजी से क्या इफेक्ट होता है, और ये चीज यूएन में भी होती है। अच्छा। तो हम उस लेवल तक बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे कंज्यूमर साइकोलॉजी का कोर्स है, कंज्यूमर साइकोलॉजी में अब आप एडवर्टाइजमेंट्स अपन हर जगह देखते हैं। अब एडवर्टाइजमेंट में किस जने को लाना है, उसका क्या इन्फ्लुएंस होएगा, इसमें भी साइकोलॉजी है। आप जो कलर्स अपनी ब्रांड के लिए यूज करते हैं, इसमें भी साइकोलॉजी है। मुझे क्या हेडलाइन करनी चाहिए या मेरा टैग लाइन क्या होना चाहिए, ये सब साइकोलॉजी से रिलेटेड है। अच्छा। तो हम जैसे जैसे सीखते हैं, जैसे 2 टर्म्स हैं साइकोलॉजी के जो मेरे को काफी अच्छे लगते हैं, अटेंशन और परसेप्शन। अच्छा। मैं किस चीज को अटेंशन दूंगी। अच्छा। अगर मान लीजिए जैसे गार्नियर का एड है, कोई भी कॉस्मेटिक का है, उसके अंदर मैंने अगर करिश्मा कपूर को, करीना कपूर को या आलिया भट्ट को लिया है जी, तो मुझे उसी एज ग्रुप के, किन एज ग्रुप के लोगों को मैं टारगेट कर रही हूँ। अच्छा। इसमें सब में साइकोलॉजी है। तो हम बच्चों को ये सारे एप्लीकेशन सिखाते हैं। ओके। तो मतलब बिल्कुल केस बेस्ड और स्टोरीज बेस्ड, एक्सपेरिमेंट बेस्ड पढ़ाई होती है। तो अब जैसे बच्चों को कहते हैं आप इसको इंटरप्रेट करिए। एक जो नॉर्मल फील्ड सब लोग जानते हैं वो है डायग्नोसिस का। अच्छा। तो हमारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे हमारे टाई अप्स हैं, हॉस्पिटल से हैं, एनजीओ से भी है, जहाँ पे हम बच्चों को ये एक्सपोजर देते हैं कि अगर कोई पेशेंट आ रहा है, पेशेंट का मेरा मतलब है कि मान लीजिए किसी को मानसिक कोई तनाव है जिससे वो काफी हद तक परेशान है, तो वो किस तरीके से उनका इलाज करा जाता है। तो इलाज एक साइकाइट्रिस्ट करता है जिसके पास MBBS या MD की डिग्री होती है। बट साइकाइट्रिस्ट को भी एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। अच्छा। क्योंकि जो बिहेवियर ऑब्जर्व करना होता है, देखना होता है, वो एक साइकोलॉजिस्ट करता है। अच्छा। साइकाइट्रिस्ट आपको दवाई देगा, पर उस बीमारी का जो फाइनल इलाज है वो साइकोलॉजिस्ट ही करेगा, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट आपको बताएगा कि आपकी सोच कैसे बदलेगी। अच्छा, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आया, साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजी। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हम क्या बनेंगे। पर ये जानना जरूरी है, साइकोलॉजिस्ट आपको हमेशा आपकी सोच बदलने के लिए कहेगा, वो दवाई कभी नहीं देगा। अच्छा। दवाई तब दी जाती है जब आप अपने स्थिति से इतना मजबूर है कि आप अपनी सोच बदल नहीं सकते, तो दवाई का रोल लिमिटेड है। अगर मान लीजिए जैसे डिप्रेशन है मुझे, मैं डिप्रेशन के लिए गई, तो मुझे शुरू में दवाई जरूर दी जाएगी, पर वो दवाई मेरा परमानेंट इलाज कभी नहीं हो सकता। मेरा परमानेंट इलाज होगा जब मेरी सोच बदलेगी। अच्छा। पर मुझे उस स्थिति तक लाना कि मैं अपनी सोच बदलने में सक्षम रहूं, वो काम साइकाइट्रिस्ट का है। अच्छा। तो इसीलिए साइकोलॉजिस्ट का वहाँ रोल आता है कि वो आप दवाई के साथ साथ आपके साथ काम करता रहे, ताकि आप एक ऐसी स्थिति में पहुंचो जहाँ पे अगर आपको 6 महीने बाद ऐसा सोच आए कि मेरे साथ तो बुरा ही बुरा होता है या मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ, साइकोलॉजिस्ट आपको बता चुका होगा और आपके साथ काम करेगा कि आप इस सोच को वहीं रोकें और जो करना है, जो आपको एक जैसे कहते हैं ना पॉजिटिव फीडबैक मिले, वो आपको बताने में आपकी हेल्प करता है। अच्छा। हाँ। तो जैसे कि साइकाइट्रिस्ट को भी पहले तो जो साइकोलॉजिस्ट वाला काम करना होता है, फिर उसको दवाइयाँ एक्स्ट्रा देनी होती है। बिल्कुल। ऐसा समझा जा सकता है। तो ये बच्चों के लिए फर्क समझना जरूरी है। कई बार हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं कि मैम मेरा क्या रोल होएगा, मैं साइकोलॉजिस्ट तो बन गई, क्या होगा। पर एक्चुअली रोल तो साइकोलॉजिस्ट का ही है, और मैं क्योंकि साइकोलॉजी से हूँ तो मैं ये मानती हूँ, क्योंकि आप ऐसे हो जिसको कोई भी
पेशेंट या किसी को अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो मतलब जैसे मान लीजिए आजकल बहुत केसेस होते हैं जहाँ पे जो नई मदर्स होती हैं उनको आपने सुना होगा पोस्ट डिलीवरी डिप्रेशन भी होता है। अच्छा। ये एक नॉर्मल सी चीज है। अच्छा। अब उसको कैसे डील करना है उसको साइकोलॉजिस्ट बताता है। अच्छा। तो आप मदर केयर में भी काम कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि आपको कोई एकदम ऐसा पेशेंट जो भर्ती होने आया उसी से काम करना है। आपने अगर सुना हो बहुत लोगों को कोविड के बाद स्ट्रेस बहुत था, एंजाइटी पेशेंट्स बहुत जा रहे थे। तो वो जा रहे थे एक डॉक्टर के पास। हाँ। जरूरी नहीं है साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं, वो डॉक्टर के पास जा रहे थे और ये बहुत रिसर्च स्टडीज भी आई इसमें कि ये पेशेंट्स को साइकोलॉजिस्ट मेंटल ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं अपन वो चाहिए था। अच्छा। कि हाउ टू डील विद इट। ओके। तो जो डील वाला पार्ट है जो हमें सक्षम करता है वो साइकोलॉजी आपको सिखाती है। अच्छा। तो ये जो साइकोलॉजी और साइकाइट्रिस्ट की बात तो हमने थोड़ी बहुत की, लेकिन हम लोगों ने जब आपने शुरू किया था तब आपने कहा था कि स्पेशलाइजेशन होता है बहुत सारा, तो जैसे बिहेवियरल साइंसेज हो गया, और कौन कौन से स्पेशलाइजेशन? बिहेवियरल साइंसेज में आप यूजुअली हर जगह कई यूनिवर्सिटीज में आपको साइकोलॉजी की डिग्री मिलेगी, एक अप्लाइड साइकोलॉजी की मिलती है, और जो हमारे यहाँ स्पेशलाइजेशन हम ऑफर करते हैं वो 3 सब्जेक्ट्स में है। तो बीए लेवल पे ऐसा कोई स्पेशलाइजेशन नहीं मिलता, बट आपको थोड़ा थोड़ा हर फील्ड के बारे में आइडिया लग जाता है। तो मुझे सोशल साइकोलॉजी है, ग्रुप्स में कैसे फंक्शन करना चाहिए वो मुझे पता लगेगा, जैसे मैंने आप बताया कंज्यूमर है, ह्यूमन डेवलपमेंट एक पार्ट होता है कि हम ओवर बच्चे से लेके बड़े तक हम कैसे डेवलप हो रहे हैं, हमारी सोच कैसे बदल रही है, ये सब हम बीए में बताते हैं। बट जो स्पेशलाइजेशन की बात करी जाए मास्टर्स पे होता है। अच्छा। तो मास्टर्स पे आपको यूजुअली मिलेगा क्लिनिकल साइकोलॉजी, जहाँ पे आप डायग्नोस्टिक काम करोगे। अच्छा। कि ये पेशेंट आया, ये जना आया है, इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं और वो सिम्टम्स किस डिसऑर्डर की तरफ बताते हैं। जरूरी नहीं है कि डिसऑर्डर में बोल रही हूँ तो ऐसा है कि जना फंक्शन ही नहीं कर पाता। बहुत लोगों को अभी अपन ने सुना ही है सुसाइडल थॉट्स होते हैं जिनके सिम्टम्स छुपे हुए होते हैं जी। तो ये जो क्लिनिकल साइकोलॉजी वाला एस्पेक्ट है वो हेल्प करता है ये पता करने में कि अगर ये छुपे हुए भी सिम्टम्स हैं तो कहाँ हैं और कैसे दिख रहे हैं। अच्छा। तो हम मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरा स्पेशलाइजेशन होता है काउंसलिंग। अच्छा। काउंसलिंग में हम ये डायग्नोसिस वाला काम इतना नहीं करते, पर जैसे मान लीजिए एल्डरली केयर। अच्छा। उनको किस तरीके से डील करना चाहिए। जी, 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 जी। ये मान लीजिए जैसे HIV पेशेंट्स हैं उनसे कैसे डील करना चाहिए। अगर कोई पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों को कुछ प्रॉब्लम है या तो फिजिकली या कुछ चैलेंज है, हाउ टू डील विद योर चाइल्ड। जैसे बहुत सारे मेरे कुछ 1-2 स्टूडेंट्स ने काम कर रखा है, कर भी रही हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं। अच्छा। उनका मेंटल हेल्थ कैसा होता है, ये काउंसलिंग का फील्ड है। जैसे जिन बच्चों को मान लीजिए पेरेंट्स जिनके बच्चों को कैंसर डायग्नोस हुआ है या उनके किडनी डायलिसिस चल रहा है, ये सब चीजें ऐसी होती हैं कि हम तैयार नहीं होते कैसे डील करना है। ट्रॉमा होता है। तो पेरेंट्स के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से और बच्चे के हिसाब से इस सिचुएशन को कैसे डील करा जाए, तो या आप इसमें से निकल के किसी और चीज में ना फंस जाएं। हाँ, तो वो आप कैसे अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो एक काम काउंसलिंग का होता है। और जो तीसरी फील्ड हम यहाँ पे ऑफर करते हैं IS यूनिवर्सिटी में वो है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। जो मैंने आपको बताया कि वर्क प्लेस में क्या होता है। जैसे बहुत होता है कि मैं क्या मानती हूँ मेरा काम क्या है, पर मेरा बॉस मानता है कि मेरा काम कुछ और है। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया। जी, जी, जी। तो हमारा काम है इस कॉन्फ्लिक्ट को क्लियर करना कि भाई आपको भी अपने रोल की क्लैरिटी रहे और मुझे भी रहे। बहुत बार ऐसा होता है कि मान लीजिए मुझे एज अ पर्सन मुझे नहीं पसंद है कि मुझे कोई रोज देखे मैंने क्या काम करा है। अच्छा। ये ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट समझेगा कि आप ऐसे नहीं हो, आपको थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए, तो हम आपके जॉब को थोड़ा सा घुमा देंगे और आपके सुपरवाइजर को बोलेंगे भाई इनको रोज मत परेशान करो, इससे इनकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। एग्जैक्टली। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें द पर्सन इज वेरी प्रोडक्टिव, वेरी क्रिएटिव, स्पॉन्टेनियस, बट व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग दैट प्रेशर और फोर्स और ये बोला जाए कि ये करना है, वो हैंडल नहीं कर पाते कि भाई मुझे छोड़ दो तो मैं बहुत वंडर्स कर दूंगा। तो ये एक हो गया कि एक इंडिविजुअल को समझने वाली बात। तो वो
काम हो गया साइकोलॉजी का। जी, तो हम वापस उसमें आ गए, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी अपन सिस्टम या ऑफिस बनाते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि एक प्रोसीजर प्रोसेस बना दें जो सब पे एप्लीकेबल हो। पर साइकोलॉजी ये नहीं कहती। साइकोलॉजी कहती है आप अलग हैं, मैं अलग हूँ, और मुझे जो चलेगा वो जरूरी नहीं है आपको चले। तो हर एक जने को उसके जिसको मैं कहती हूँ ना यूनिक है या उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से देखना चाहिए, वो साइकोलॉजी प्रोवाइड करती है। साइकोलॉजी तो बहुत ही पॉजिटिव सब्जेक्ट हुआ, मतलब अगर जिसको साइकोलॉजी आती है वो तो जिंदगी में कभी नेगेटिव, वो तो दूसरों की नेगेटिविटी भी हटा देगा। कोशिश तो यही रहती है, पर क्योंकि हम सब ह्यूमंस हैं, तो हम में सब कुछ है ही, तो जरूरी नहीं है कि जो साइकोलॉजी पढ़ रहा है वो बेस्ट या परफेक्ट होगा। कहीं ना कहीं सब बैलेंस आउट हो जाता है। राइट। अच्छा, आपने ऐसी जो 3 स्पेशलाइजेशंस की बात की, अगर मैं बीए कर चुकी हूँ और मैंने बीए जो है वो साइकोलॉजी में नहीं किया है, तो क्या मैं एमए साइकोलॉजी में कर सकती हूँ? हाँ, ये एक एडवांटेज है जो मैं मानती हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी देती है। अच्छा। और जैसे हमारे पास बीबीए बीसीए से बहुत बच्चे आते हैं। इनफैक्ट हमारी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट रही है, अभी वो निमहांस बैंगलोर में है। अच्छा। जो थोड़ा मतलब निमहांस एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा। वहाँ से वो पढ़ रही है और वो आई थी ग्राफिक डिजाइनिंग बैकग्राउंड से। अच्छा। और उसने बहुत मेहनत करी। इनफैक्ट उसने हमारा मास्टर्स टॉप भी करा है। वाह। और नाउ शी इज डूइंग हर वर्क इन निमहांस। तो वो एक बहुत ही मेरे लिए प्राउड अचीवमेंट वाला मोमेंट है। एक एडवांटेज और जो मैंने यहाँ पे देखा है, हमारे यहाँ पे एमए में हम पिछले 5-7 साल में मैंने ये नोटिस करा है कि ऐसे भी लोग आते हैं जो एज मदर्स या दे आर इन देयर 40s, बट उनको समझ में आता है द आइडिया ऑफ साइकोलॉजी। अपने आप वो कुछ बैकग्राउंड स्टडी करके आते हैं और फिर वो हमारे यहाँ फुल टाइम कोर्स के लिए इनरोल करते हैं। जी। और उनका हमेशा जब हम पढ़ाते हैं तो मुझे लगता है कि उनका एक पर्सपेक्टिव लाइफ के बारे में या कैसे वो चीजों को देख रहे हैं वो काफी अलग होता है। हाँ, वो डेवलप हो चुका होता है, वो कच्चा नहीं होता। क्लास के एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट एक क्रिएट करते हैं अपना फीडबैक। अच्छा। कि अच्छा आप एज अ स्टूडेंट जो फ्रेश है वो कैसे देख रहा है, पर उनका नजरिया क्या है। जी। तो वो एक बड़ा अच्छा बैलेंस बन रहा है। और हर साल हमारे पास ऐसे जिसको कहते हैं ना लाइफ लॉन्ग लर्निंग एस्पेक्ट है कि कुछ लोगों का कि वो सीखने आते हैं, तो वो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारे लिए। तो हमने बहुत सारी बातें जानी है। हमने साइकोलॉजी में बीए, एमए और स्पेशलाइजेशंस, कौन कौन साइकोलॉजी में बीए एमए कर सकता है, अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं कर सकती हूँ, ये सारी बातें जानी। लेकिन बहुत सारी बातें अभी जाननी बाकी हैं। उसके लिए हमें आपसे फिर जुड़ना होगा, क्योंकि हमारा ये जो समय है ये थोड़ा सा कम है और हमें बातें बहुत सारी करनी है, क्योंकि साइकोलॉजी एज अ करियर एक्चुअली बहुत वास्ट है। जैसे कि आपने कहा कि जो साइकोलॉजी है वो कहीं पर भी अप्लाई हो सकती है, तो साइकोलॉजी एक तरह से टेक्नोलॉजी होगी जो कहीं पर भी अप्लाई हो सकती है। तो इसीलिए साइकोलॉजी के बारे में एक बार फिर से बात करने के लिए आपको हमसे फिर से जुड़ना होगा करियर कॉलिंग में ही। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिमांगिनी राठौर, जो स्कूल ऑफ बिहेवियरल साइंस द IAS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर हैं, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे करियर कॉलिंग के अगले एपिसोड में भी आपको हमारे साथ ही रहना है, क्योंकि साइकोलॉजी के बारे में हमें बहुत कुछ जानना है। थैंक यू सो मच मैम। 90.4 रेडियो 7 पर मैं हूँ शिल्पी। कार्यक्रम का नाम है करियर कॉलिंग। एक और करियर ऑप्शन लेकर, इनफैक्ट साइकोलॉजी के बारे में थोड़ी सी और बातें लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो 7 सदा आपके साथ। नमस्कार।